गोंडवाना दर्शन के सभी साथियों को जय भीम, जय सेवा, जय बिरसा, जय प्रबुद्ध भारत, जय वीर बाबा। गोंडवाना दर्शनच्या सर्व सहकार्यांना जय भीम, जय सेवा, जय प्रबुद्ध भारत, जय वीर बाबूराव शेडमाके। आज मैं मेरे परिवार वालों के साथ साथ मेरे गांव के आदिवासी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया और यहाँ तक आने के लिए उन्होंने मेरी तीन जिला गढ़चिरौली, गोंदिया और राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ये वो 3 जिले हैं। इन तीनों जिलों में आदिवासी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। इन तीनों जिलों को इन तीनों जिलों की मिश्रित संस्कृति मेरे गांव में पाई जाए। जहाँ तक अभी तक मैंने जो मेरे गांव के बारे में जानकारी दी है, तो मेरा जो गांव है वो 3 जिले के सीमाओं से व्याप्त होने के कारण वहाँ पर मिश्र संस्कृति पाई जाती है। आज मैं अपनी पूरी बात 3 भागों में करूँगा। सबसे पहले मेरा शैक्षणिक संघर्ष, दूसरा जो पार्ट है उसमें मेरे प्रदेश की जो भी है उसके बारे में मैं आदिवासियों के लिए कानूनों का जो भी प्रावधान है उसके अंतिमतः बात करूंगा। तो सब शैक्षणिक संघर्ष के करना चाहूँगा। साथियों, मेरा शैक्षणिक संघर्ष काफ़ी रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसा सोच आगे बढ़कर मेरा जो एक सपना था कि हमेशा पढ़ाई की जाए, स्थान से पास होता था। यहाँ तक कि मैं 4वीं कक्षा में और 7वीं कक्षा में बोर्ड टॉपर रहा। कक्षा 10वीं में मैं तहसील में प्रथम रहा। गांव में उस समय कक्षा 4वीं तक ही स्कूल था। उस समय मैंने नवोदय दिया, लेकिन किसी कारणवश मैं परीक्षा नहीं दे पाया। तभी से मन में ठान लिया था कि मुझे हर हाल में नवोदय वालों से ज़्यादा तरक्की करना है। मेरा वह सपना तभी पूरा हो गया जब मैं चोखामेड़ा शासकीय हॉस्टल में चयनित हुआ, क्योंकि नवोदय विद्यालय से 12वीं पास होने वाले सारे छात्र नागपुर के शासकीय हॉस्टलों में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के सारे नवोदय विद्यालय और इनका शैक्षणिक गुणांक अच्छा था, उन्हीं का चोखामेड़ा शासकीय हॉस्टल में चयन होता था। सारे होशियार और बुद्धिमान छात्र एक ही जगह रहने से यह छात्रावास दीक्षाभूमि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक के पास होने से माहौल में और 4 चांद लग जाते थे। साथियों, मेरा जो शैक्षणिक सफ़र रहा है, ये सफ़र 7 हॉस्टलों का रहा है। यह 7 रंगों के इंद्रधनुष के समान रहा। हॉस्टल का मैंने सफ़र किया है। सबसे पहले मैं आदिवासी छात्रालय कुरखेड़ा जिला ने शैक्षणिक सफ़र का आगाज किया था। उसके बाद आदिवासी छात्रालय बेड़गांव जिला गढ़चिरौली, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर छात्रालय ब्रह्मपुरी, जहां से मैंने मेरी 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस शासकीय वसतिगृह किया। उसके बाद आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह भगवान नगर और डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह गड्डी गोदाम
ये 2 शाखाएं चोखामेड़ा हॉस्टल परिसर में है। उसके बाद मैंने एलएलएम और नेट की जो परीक्षा है वो विद्यापीठ मुलांचे वस्त्रोद्यान रोड नागपुर, यहाँ रहकर मैंने मेरी नेट की जो परीक्षा है, जो लेक्चरशिप के लिए अत्यावश्यक होती है, मैंडेटरी होती है, वो एग्जामिनेशन मैंने पास कर आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विधि महाविद्यालय नागपुर के मेन ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। तो मेरा सफ़र रहा है साथियों। तो ये मेरा सफ़र काफ़ी दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा है। और हमारे दूर दराज में रहने वाले जो साथी हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पढ़ पाएंगे क्या। तो इसके लिए मेरा ये जो शैक्षणिक सफ़र रहा है ये हो सकता है उन के लिए है में बसते हैं, जो नक्सल प्रभावित गांवों में बसते हैं। एक है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो उनके लिए ये जो हॉस्टलों का सफर में महाराष्ट्र मेरे विद्यार्थी ये शासकीय हॉस्टलों में आते थे और हमारे वहाँ पढ़ाई के लिए जिद्दोजहद होती थी। तो उससे ये हुआ कि हमने हमारी पढ़ाई में कोताही नहीं बरती और हमने जी जान लगाकर पढ़ाई की और अपने मुकाम तक पहुँचने की हमने जो भी कोशिश की है, नतीजा यही आपके सामने है कि मैं कोरची जैसे डिसेबल एरिया है, नक्सलग्रस्त एरिया है, वहाँ होने के बावजूद भी मैं अपनी एक छोटी सी तरक्की है और उस तरक्की को आगे बढ़ाते हुए मैं जो भी आदिवासी छात्र हैं उन आदिवासी छात्रों के लिए भी हमने हॉस्टलों में रहकर काफ़ी साथियों कुछ तकनीकी खराबियों के कारण ये जो लाइव वीडियो है ये बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जैसे शुरुआत में ही मैंने बताया कि हमारा जो एक एरिया है ये एरिया 3 जिलाओं के सीमाओं से व्याप्त होने के कारण वहाँ मिश्र टाइप की जो संस्कृति है वो पाई जाती है। तो उषा किरण आत्राम मैडम से बात करते, उन्होंने हमेशा मेरे गांव के संस्कृति का मैं हमेशा जिक्र करता था और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि आपके तरफ जो भी आदिवासी है, जो भी ट्रेडिशंस पाए जाते हैं, तो ये ट्रेडिशंस अगर से आप हमारे गोंडवाना दर्शन में प्रस्तुत करेंगे तो हमारे एक छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, छत्तीसगढ़ से लगकर जो प्रदेश है उस प्रदेश में जितने भी कला संस्कृतियां हैं, ये कला संस्कृतियां लोगों को ज्ञात हो, इसके लिए आत्राम मैडम ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो हम जो व्याप्त प्रदेश में जो भी संस्कृतियां पाई जाती है उस संस्कृति देना चाहता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ की सीमा नजदीक होने के कारण संस्कृति पाई जाती है। हर त्योहार को सांस्कृतिक परंपराओं से मनाया जाता है। तो हमारे एरिया में जो भी त्यौहार होते हैं उन त्योहारों को जिस अंदाज से मनाया जाता है, तो उनमें से कुछ परंपराओं का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। तो उसमें एक परंपरा है राम सप्ताह। साथियों, हमारा जो सीमावर्ती एरिया है उस एरिया में राम सप्ताह नाम का एक प्रकार होता है।
इस रामसत्ता प्रकार में बड़ा कपड़े के बीचों बीच जो भी वाले जो लोग हैं, वो वाद्य बजाने वाले लोग बीच में रहकर वाद्य बजाते हैं, और उसके राउंड करता है। एक डांस होता राम, और यह राम डांस है। ये डांस छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में, उसके साथ ही यह राम सत्ता का जो प्रकार है, ये राम सत्ता का प्रकार पाया जाता है। और इस राम सत्ता का, इस डांस की ये कला बहुत कठिन परिश्रम से अवगत कर की, और ये छोटी सी कला होने के बाद से उभर कर एक गढ़ में मुस्कान साहू नाम की एक कलाकार उभर कर सामने आई है, और आज के डेट में वह कलाकार फिल्म इंडस्ट्री की एक लीडिंग एक्ट्रेस है। तो इस राम सत्ता का जो कला का है, ये अनेक टाइप के जो पब्लिक प्रोग्राम्स होते हैं गांव में, उस पब्लिक प्रोग्राम्स में ये जाता है। उसके बाद में एक छेरछेरा नाम का एक त्योहार होता है। तो ये छेरछेरा नाम का ये जो त्योहार है साथियों, ये अभी लुप्त होने के कगार पर है। साथियों, कुछ तकनीकी व्यवधान बीच बीच में आ रहे हैं, तो लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। तो जो मैं छेरछेरा नाम के त्यौहार का जिक्र कर रहा था, तो ये छेरछेरा नाम का जो त्यौहार है साथियों, तो ये जब धान की फसल काटी जाती है, धान की फसल काटे जाने के बाद जनवरी दिसंबर जो समय होता है, इस समय पे ये छेरछेरा नाम का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार जो माघी पूर्णिमा जो बोलते हैं, माघी पुन्नी बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में, ये माघी पुन्नी के दरमियान ये छेरछेरा का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें एक डंडा नाच होता है। इस डंडा नाच में 7, 9, 11 ऐसे होते हैं। ये को एक ध्वनि का निर्माण किया जाता है, और ये देखने में काफी दिलचस्प होता है। ये डंडा नाच सीखने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और ये छेरछेरा नाम के त्यौहार में ये डंडा नाच वाले जो ग्रुप है, ये ग्रुप घर घर में जाकर अपना जो डंडा नाच प्रस्तुत करते थे, और डंडा नाच प्रस्तुत करने के बाद उस घर से वो जो भी सीधा है, वो सीधा मांगते थे। उस सीधे में धान या तो चावल या तो जो भी किचन सामग्री है, किचन सामग्री भी हर घर से लिया जाता था। और पूर्णिमा होती थी, जिस दिन माघ पूर्णिमा होती थी, उस दिन ये छेरछेरा जो नाचने वाले लोग हैं, ये डंडा नाचने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो भी अनाज इकट्ठा करते खाना त्योहार का एक महत्व ये है कि इससे लोगों को अपने
अपनी बात एक दूसरे से प्रस्तुत करने का मौका मिलता था। और उसी बहाने गांव में एक एकता है। इस छेरछेरा नाम का जो प्रकार है, एक परंपरा है, ये परंपरा काफी कारगर साबित होती थी। बट इन कोर्स समय के साथ साथ ये जो छेरछेरा नाम का ये जो काफी दिलचस्प लगने वाला त्योहार, ये त्योहार साथियों अभी शायद छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। हमारे इधर जो हम छोटे थे उस समय ये पाया जाता था, पर अभी ये जो इतना दिलचस्प लगने वाला जो नृत्य, ये डंडा नृत्य धीरे धीरे अदृश्य होते जा रहा है। उसके बाद है राउत नाचा। तो राउत नाचा का छत्तीसगढ़ी संस्कृति में काफी बड़ा महत्व दिवाली के सीजन में मनाया जाता है। जब पहली फसल जब आती है, धान की पहली कटाई होती है, गांव के जो मवेशी चराने वाले जो लोग हैं, मवेशी चराने वाले में राउत बोलते हैं। तो ये मवेशी चराने वाले जो लोग हैं, ये मवेशी चराने वाले लोग गांव के हर घर में अपना राउत नाचा प्रस्तुत कर कर हर एक घर से अनाज इकट्ठा करते थे। हर एक घर से जो भी कंट्रीब्यूशन है, जो भी पैसे हैं, ये पैसे मांग कर ये राउत नाचा का ये जो प्रकार है, ये प्रकार मनाया जाता था। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूपीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, ये यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है आर्ट एंड कल्चर। उस आर्ट एंड कल्चर राउत नाचा में जो भी छत्तीसगढ़ की जो भी कला संस्कृतियों से जुड़े हुए जो भी रमा है, ददरिया है, सुवा गीत, बास गीत, इस टाइप का जो मिश्र जो राउत नाचा होता था, तो इस छत्तीसगढ़ संस्कृत छत्तीस जितने भी संगीत प्रकार है, ये संगीत प्रकार इस राउत नाचा में पाए जाते थे। इसमें जो भी मवेशी चराने वाले जो लोग हैं, ये मवेशी चराने वाले लोग अपने पैरों में घुंघरू बांधते थे। अपने शरीर पर जो भी अभी उनका कुछ कंधे से लेकर करते थे। उसके साथ जो अपना सर है, उस मयूर पंख बांधते थे, मोर का पंख जो बोलते हैं उसको, वो मयूर पंख बांधते थे। और वो उसके साइड में एक पट्टी बांधते थे। और इस राउत नाचा को पेश करते समय एक डफला होता था। और एक वाद्य के माध्यम से ये जो राउत नाचा का जो ये दिलचस्प लगने वाला जो नाचा है, ये नाचा आज भी हमारे छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र के बॉर्डर है, उस महाराष्ट्र के बॉर्डर में ये राउत नाचा नाम का जो प्रकार है, ये राउत नाचा आज भी पाया जाता है। और ये देखने में काफ़ी दिलचस्प होता है। जो नए लोग हैं, ये नए लोग इस जाते हैं और अपनी तरफ से जो भी राउत नाचा कर कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, कुछ न कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं। इतना ये राउत नाचा दिलचस्प होता है। उसके बाद एक कला प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर में देखा जाता है, उसको हम घेरा पार्टी बोलते हैं। तो साथियों, ये घेरा पार्टी
ये घेरा पार्टी वाला कला प्रकार भी आज नामशेष होने के मार्ग पर है। बहुत सारी जगह ये घेरा पार्टी आज के डेट में पाई नहीं जाती है। तो ये घेरा पार्टी का जो पेश करने का जो तरीका है, तो आदिवासी संस्कृति में जो वधू है उसको वर के घर छोड़ा जाता था। तो जब रात को बारात निकलती थी और जिस गांव में वर का निवास होता था, उस वर के गांव के जो भी बॉर्डर होता था, उस बॉर्डर पर वर के पार्टी वाले और वधू के पार्टी वाले, तो इन दोनों का जो मिलन होता था, ये दोनों का मिलन ये घेरा पार्टी से स्टार्ट होता था। तो ये घेरा पार्टी भी जो पेश करने का जो तरीका था साथियों, ये भी काफ़ी दिलचस्प होता था। इस घेरा पार्टी में एक तुड़ुम नाम का एक बजाने का एक वाद्य होता था। तुड़ुम है, कुंडरी नाम का एक बजाने का एक साहित्य वाद्य होता है। के साथ साथ है वो डफड़ा भी इसके में नाचने वाले जो लोग हैं, ये नाचने वाले लोग हाथ में जो टिचकुलिया होते थे, और लकड़ी की वो टिचकुलिया होती थे, और वो टिचकुलिया बजाते समय एक विशिष्ट ध्वनि मुद्रित होता था। तो ये पार्टी जब दोनों पार्टियों के बीच में ये एक कंपटीशन होती थी, और ये कंपटीशन में एक दूसरे पर कंपटीशन करने के लिए वो झुलवे बोले जाते थे। तो ये झुलवे बोलने वाले जो लोग हैं, ये झूलने वाले झूलना ये झुलवा बोलने वाले जो लोग हैं, ये साथियों आज बहुत सारे लोग तो उनका देहांत हो गया। तो उनके देहांत के साथ ही ये जो घेरा पार्टी का जो दोनों वर पक्ष और वधू पक्ष के मिलन का जो गांव के सीमा में ये जो घेरा पार्टी का ये खूबसूरत डांस होता था, तो ये खूबसूरत डांस अभी आजकल देखने को नहीं मिलता। और ये घेरा पार्टी का सबसे बड़ा आकर्षण ये होता था कि उसमें एक मोरा जो होता है, बाम्बू के इससे एक मोरा बनाया जाता था, और मोरे के बीच में एक आदमी घुसता था, और मोरे का साथियों बीच में ये जो तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो ये घेरा पार्टी का सबसे जो वो उसमें जो घोड़ा होता, वो घोड़े की जो मुंडी है, उस मुंडी को मोरा जो होता है, वो मोरे में घुसकर उसका जो मोरे लगा छाता पकड़कर जो नाचता था। तो ये छाता पकड़कर नाचने वाली जो कला है साथियों, तो ये देखने में इतनी दिलचस्प होती थी कि आने जाने वाले लोग भी ये जो भी प्रस्तुतिकरण है, ये पार्टी का जो भी डांस है, ये डांस देखने में मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ये घेरा पार्टी का जो डांस है साथियों, समय के साथ ये भी लुप्त होने का है। और मेरा आगे चलकर एक प्रयास ऐसा रहेगा कि गांव के तरफ जितने भी ये कला संस्कृतियां हैं, ये अभी लुप्त होने के कगार पर है, नष्ट होने के कगार पर है। तो एक अगर से मुझे भविष्य में एक मौका मिलता है, तो जितने भी ये संपन्न होने के कगार पर होने वाली जितने भी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को शब्दबद्ध करने की कोशिश करूंगा मैं। तो देखते हैं अभी आगे चलकर अगर से मौका मिलता है मुझे, तो जितने भी ये राम सत्ता है, छेरछेरा है, राउत नाचा है, घेरा पार्टी है, तो इन सारी खूबसूरत परंपराओं को मैं शब्दबद्ध करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मनाए जाने वाला एक त्यौहार है साथियों, मतार। तो ये मतार नाम का जो त्यौहार है, ये त्यौहार मछली पकड़ने का त्यौहार है। तो साथियों आपको सुन कि ये मतार नाम का जो ये ट्रेडिशन है, मतार नाम की जो
पद्धत है, ये मतार नाम की जो पद्धत है, ये हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जितने भी गांव है, छोटे छोटे गांव है, उस गांव के तालाब में जो मछली होती है, उस मछली को सार्वजनिक रूप से नाम का जो एक प्रकार होता है उसमें पाया जाता है। तो इसमें साथियों ये मतार की जो प्रथा है, उस मतार की प्रथा में अपने मछली पकड़ने का जो साधन है, तालाब की मतार चालू होने से पहले, मतार शुरू होने से पहले गांव का जो भी पुलिस पाटिल है, वो जल देवता की सबसे पहले पूजा करता है। वहाँ कुछ धूप बत्ती लगाता है। धूप बत्ती लगाने के बाद ऐसा बोला जाता है कि जो उस तालाब में जो भी मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ बाहर निकलती है, और जो भी उस मतार में जो भी लोग शामिल होते हैं, उस मतार में शामिल होने वाली अच्छी मछलियाँ मिलती। इस टाइप का जो मतार नाम की जो तक ये मतार नाम की जो परंपरा है, ये प्रथा देखी है। मैं खुद मेरे पिताजी के साथ पेलना लेकर मैं मच्छी पकड़ने के लिए जाता था। तो इस मतार की खास बात यह है, और साथियों, कि अगर से साथियों कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण बीच बीच में जो बीच में जो व्यवधान आ रहा है साथियों, तो उसके लिए मैं फिर से आपका क्षमा चाहता हूं। तो मैं जिस मतार के बारे में बात कर रहा था साथियों, मतार जो है, ये इस मतार में दूसरे गांव के लोगों को अगर से सहभागी होना है, उनको पार्टिसिपेट करना है, तो दूसरे गांव के लोगों को पार्टिसिपेट होने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती थी। मीन्स अगर से मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, जो भी मीन्स यूज किया जाता है, जैसे हमारे इधर मछली पकड़ने के लिए पेलना है, झिनका है। साथियों ये जो तकनीकी व्यवधान है, ये तकनीकी व्यवधान बीच बीच में आने के कारण मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ। तो साथियों मुझे थोड़ा सा आप माफ़ करने की कोशिश करेंगे। मैं ये जो मछली पकड़ने का जो त्यौहार है, ये मछली पकड़ने के त्यौहार के बारे में मैं जिक्र कर रहा था। तो ये मछली पकड़ने का जो त्यौहार होता है, तो सबसे पहले आदिवासी लोग ये देखते थे कि जो भी तालाब में जो बचा खुचा जो पानी है, ये तालाब में बचा खुचा जो पानी है, तो एक बारिश गिरने के बाद जनरली एक बारिश गिरने के बाद ये मतार नाम का जो त्यौहार है, ये मतार नाम का त्यौहार मनाया जाता है, ताकि जो भी हमारे मवेशी है उनके लिए अवेलेबल हो सकता है। तो ये अवेलेबल होने के बाद ही ये मतार नाम का त्यौहार मनाया जाता था। तो इसका मकसद यही था कि जो भी गांव के तालाब में जो भी मछली बोई गई है, तो उस मछली को सभी गांव के लोगों का उसका लुत्फ उठाने का मौका मिले। और इस एक मतार से लोग एकत्र आते थे। बहुत सारे लोग जो अपनी मछली पकड़ने का जो अपना अपना जो कर्तव्य है, अपनी जो कला है, ये कला बहुत सारे लोग जो हमारे गांव के केवट लोग बोलते थे उसको, मछली पकड़ने वाले जो ढीवर लोग होते थे, तो ये ढीवर लोगों के साथ बहुत सारे लोग अपनी मतार में अपनी जो मछली पकड़ने का जो कौशल्य है, इस कौशल्य को प्रदर्शित कर ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ने का जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते थे। बहुत सारे लोगों को बड़ी मछली भी हाथ में आती थी। मैं अपने पापा के साथ पेलना लेकर जाता था, तो मेरे पापा पेलना से वो मछली पेल कर लाते थे, और मैं वो किनारे पर रखकर अपनी ढूटी में वो जो मछली है
वो मछली ड्यूटी में डालने का काम करता था साथियों। तो ये मछली ड्यूटी में डालते समय जो भी आनंद आता है, ये आनंद बहुत ही दिलचस्प है। और अभी यहाँ आने के बाद मैं ये जो मछली पकड़ने का कार्यक्रम है, उस मछली पकड़ने के कार्यक्रम को बहुत उम्मीद करता हूँ साथियों, आप छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से गोंडवाना दर्शक के जो भी साथी है, ये साथी अगर से इस लाइव शो को देख रहे हैं तो तो उस डैम का जो पानी है, ये डैम का पानी धूप काले में जब कम हो जाता है, तो उस कम पानी में जो गांव के सारे लोग जाकर उस मछली को जो पकड़ते थे, तो उस मछली पकड़ने का जो त्योहार होता मतार कहा जाता था। और अभी भी शायद बहुत सारे छोटे छोटे जो गांव है, उस गांव में ये मतार पाई जाती है। उसके बाद रामायण नाम की एक संस्कृति है। अभी अभी मेरे गांव के रामायण पार्टी वाले जो लोग हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। बहुत सारे रामायण पढ़ने वाले जो लोग हैं, ये रामायण पढ़ने वाले वो भी पढ़ नहीं पाए हैं। तो साथियों, ये रामायण का जो पठन होता है, ये रामायण का रामायण का जो ये पठन है, ये रामायण का पठन जो पढ़े लिखे लोग अपना रामायण की जो कॉपी है, ये रामायण की बड़ी बड़ी कॉपी थी। और ये जब रामायण काफी 5-6 किलो की बड़ी किताब, और रामायण के सारे जो खंड है, ये रामायण के सारे खंड चौपाई के साथ, उसमें चौपाई और दोहे होते थे उसमें, उस रामायण में। तो रामायण पार्टी के सारे लोग इकट्ठा बैठकर रात भर ये रामायण का पठन होता था। और रामायण के पठन में जो भी रामायण का जो रामायण की जो कथा है, ये रामायण की कथा जो एक पढ़ा लिखा और सबसे समझदार आदमी जो बोलता था, उसको टीका बताना बोलते थे। यानी जो इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म, या तो जो एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन जो है रामायण के अंदर, जितने भी दोहे हैं, जितने भी चौपाइया है, उस चौपाइया का अर्थ बताने वाला जो एक आदमी होता था, उस बोलते थे। और वो जो रामायण के अंदर जो भी चौपाइया होती थी, जो भी दोहे होते थे, उसका स्पष्टीकरण, उसका जो मीनिंगफुल एनालिसिस जो आदमी करता था, उसको टीका बताने वाला आदमी बोलते थे। और ये टीका बताना जो है, टीका बताना भी एक हुनर, बुद्धिमत्ता का काम था। और ये टीका मेरे गांव के तरफ के जितने भी टीका बताने वाले जो लोग हैं साथियों, ये अभी शायद ही 1-2 लोग ही पाए जाते हैं। तो इस रामायण का पठन करने का भी जो एक औचित्य होता था, तो ये औचित्य ये था कि किसी के घर में कोई शुभ कार्य हुआ है, शुभ कार्य में अगर से किसी के घर में बच्चा पैदा होने के बाद उसका घर में जो नामकरण विधि का कार्यक्रम है, या तो किसी ने नया घर बनाया है, नया घर रामायण पठन का कार्यक्रम वो अपने घर में रखता था। और ये रामायण पठन का जो कार्यक्रम होता था साथियों, तो इसमें करीबन 15 से 20 लोग सम्मिलित होते थे। इस 15 से 20 लोग सम्मिलित होते थे, तो उसमें भी बहुत सारे वाद्य जो है, उस वाद्यों का इसमें भी उपयोग किया जाता था। इसमें पेटी का उपयोग किया जाता था। उसके बाद बेंजो जो होता है, वो बेंजो का भी इसमें और जो भी बाकी म्यूजिक का निर्माण करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उस सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस रामायण के पठन के समय उनको एक स्वरबद्ध तरीके से बजाया जाता था। ये रामायण पठन करते समय बहुत सारे छत्तीसगढ़ी
जो गीत है, छत्तीसगढ़ी संगीत है, इस छत्तीसगढ़ी संगीत का भी प्रदर्शन ये रामायण के पठन में उपयोग किया जाता था। दुख की बात यह है साथियों कि बहुत सारे रामायण पठन का जो कार्यक्रम है, ये मेरे गांव में भी एक रामायण पार्टी हुआ करती थी। बट रामायण पार्टी वाले जितने भी बहुत का कुछ दिन अच्छा काम करने के बाद में उन्होंने रामायण पठन का काम छोड़ दिया। और अभी साथियों ये सारे के सारे रामायण पठन वाले जो लोग हैं, ये लोग शराब के नशे में चले गए हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां खराब हो गई है। रामायण पार्टी छोड़ने के बाद ये शराबी बन गए हैं। अपने जो भी अच्छी जो प्रथाएं हैं, इस अच्छी प्रथाओं का जो वहन करने वाले जो लोग हैं, ये वहन करने वाले लोग साथियों क्षमा चाहूँगा जो भी तकनीकी व्यवधान आ रहे हैं बीच बीच में। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। तो जैसे मैं रामायण के बारे में बता रहा था, तो ये रामायण जो है ये हमारे आदिवासी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मुझे भी पता है। बट एक परंपरा जो वो थी, और ये रामायण वगैरह जो ये काल्पनिक जो कथाएं थी, ये काल्पनिक कथाओं से तो ज़्यादा कुछ तरह की होने वाली नहीं थी। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया आराम मैडम कि वो रामायण पठन करने वाले जो लोग हैं वो शराबी बन गए, कोई अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कैरी नहीं कर पाए, तो ये अलग बात है मैडम। ये रामायण वगैरह जो काल्पनिक जो है, बट मैं सिर्फ ये जो कला संस्कृति का जो जिक्र कर रहा था, तो उस कला संस्कृति के जिक्र में ये रामायण पठन का जो पहले के ज़माने में जो कार्यक्रम होता था, तो ये कार्यक्रम मैंने देखा है, इसलिए मैंने यहाँ जिक्र किया। तो ये सब करते समय अगर से किसी के भावना क्षमा चाहूँगा मैडम। और मैं भी रामायण जैसी काल्पनिक जो बातें हैं उनके ऊपर तो मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ। उसके बाद मेरे गांव का जो एक बड़ा एक त्यौहार होता था, वो भीमान मड़मिंग। तो साथियों यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो गोंडी बोलने वाले जो लोग होंगे, तो मड़मिंग यानी शादी होती है। तो गांव में होता था, उसको भीम का नाम देते थे। और गांव बनाने की जो प्रथा है, ये गांव बनाने की जो प्रथा, मतलब जैसे अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो मई के भीमा मड़मिंग नाम का जो एक त्यौहार मनाया जाता था। तो इस त्यौहार में जो भी गांव के लोग जो महुआ बीनते थे, तो वो सूखा हुआ महुआ जो है, ये सूखा हुआ महुआ का लाटा नाम का एक ये भीमान मड़मिंग में काल्पनिक जो वर वधु है, ये वर बनाए जाते थे। और वर वधु भी ऐसे बनाए जाते थे कि उनकी वास्तविक में भी शादी हो सकती है। ऐसे दो या जो 6 देव 7 देव वाले जो लोग बोलते थे, तो ऐसा कर कर ये एक वर पक्ष और वधु पक्ष, ये एक गांव के बीच में एक महुए का झाड़ होता है। इस महुए के झाड़ के नीचे सॉरी साथ है नाम का जो प्रकार है, जो बारिश है, ये आने वाली बारिश में बरसात हो, हमारे जो भी किसान भाई है, उन किसान भाइयों का जो फसल है वो फसल अच्छी से आए, इसलिए ये भीमान मड़मिंग नाम का एक जो हमारे आदिवासी कस्बों में जो मनाए जाने वाला जो त्यौहार है, ये त्यौहार भी काफ़ी दिलचस्प तरीके से मनाया जाता है। उसके पहले ये त्यौहार शाम को मनाया जाता था, और दिन भर का जो प्रोग्राम होता था, तो दिन भर जो गांव का जो मंदिर होता था, वो उस मंदिर में गांव के लोग जो नी डोनांग बोलते हैं हमारे गोंडी में, तो वो नी डोनांग लेकर वहाँ उस मंदिर में जाते थे।
फिर गांव का जो पुलिस पाटिल है, वो पुलिस पाटिल अपने घर से धान लाता था और सभी गांव के जो लोग हैं उन सभी गांव के लोगों को अपने घर से लाया हुआ जो धान है उस धान का वहाँ वितरण करता था। और जो पहली बरसात होती थी तो पहली बरसात में जो बीज निकालने का जो कार्यक्रम है, तो बीज निकालने का जो कार्यक्रम है, ये बीज निकालने का कार्यक्रम जो पुलिस पाटिल अपने घर से जो धान देता था उस धान से बीज निकालने का घर में करते थे। और बीज निकालने का जो कार्यक्रम है वो बीज निकालने का कार्यक्रम जैसे ही हुआ तो उसके दूसरे दिन से अपने घर की जो बुआई का जो काम है, अपने घर के बुआई का काम किसान सो ये जो भीमान मड़मिंग है, ये भीमान मड़मिंग भी काल है मेरे गांव में भी। इसकी जो प्रैक्टिस है ये लगभग बंद होने के कगार पर है। जो भी कुछ पुराने लोग हैं वो पुराने लोग ये जो भीमान मड़मिंग है ये करते हैं एक दो लोग आकर, तो ये अभी समाप्त होने के कगार पर है। तो उसके बाद साथियों हमारे प्रदेश में जो मंडई नाम का एक जो त्यौहार होता है, ये त्यौहार मतलब एक साल भर में मंडई एक ही बार होती है, इसको छत्तीसगढ़ी में मड़ई बोलते हैं। तो ये जो मड़ई का जो साल भर में होने वाला एक त्यौहार है, जिस गांव में बाजार भरता है, जिस गांव में बाजार होता है, तो जिस दिन बाजार होता है उसी बाजार के दिन ये मंडई का जो त्यौहार है, ये मंडई का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस मंडई के त्यौहार की है ये सगा भाई अपने जो सगाजन है, इस सगाजन को आमंत्रित करते हैं मंडई के लिए। उस मंडई का जो खास ये होता है कि वहाँ बहुत सारे मिठाइयों के दुकान लगते हैं उस दिन। और जो आम सीजन में जो बाजार लगता है, तो उस आम सीजन में लगने वाले बाजार से ये जो मंडई होती थी मतलब अभी भी होती है, इस मंडई का जो स्वरूप है ये काफी होता है, लगते हैं जो जो झूले होते हैं बहुत सारे, जो अलग अलग प्रकार के जो मेलों में लगने वाले जो साहित्य है, ये साहित्य यहाँ पर इस मंडई में पाए जाते हैं। और ये मंडई जो है, ये मंडई ये दिन का जो दिन भर में चलने वाला जो प्रोग्राम है, ये जैसे ही दिन में ख़त्म हुआ तो उसके बाद रात में जिस गांव में मंडई हुई है उस गांव में रात में एक छत्तीसगढ़ी का नाचा होता था। तो ये छत्तीसगढ़ी का नाचा जो है, ये जो छत्तीसगढ़ी नाचा वाला जो प्रकार है, ये प्रकार काफ़ी दिलचस्प है साथियों। हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में इस छत्तीसगढ़ी नाचा का जो एक काफ़ी दिलचस्प जो ये प्रकार है, ये दिलचस्प अभी ज़्यादातर पाया नहीं जाता। तो इस नाचा का जो ट्रांसफार्म हुआ है अभी बहुत सारे लोगों ने इस नाचा को थोड़ा सा अलग रूप देकर उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में बड़े बड़े ग्रुप्स है अभी, ये जो मंडई के शाम में होने परफॉर्मिंग जो ग्रुप्स है, ये परफॉर्मिंग ग्रुप्स काफ़ी बड़ी फीस लेकर ये आकर वहाँ पर ये प्रस्तुत करते हैं। तो नाचा प्रस्तुति का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा साथियों। ये नाचा संस्कृति जो है, ये नाचा संस्कृति भी काफ़ी पुरानी संस्कृति है उस बॉर्डर में। और इस नाचा में जो भी इसमें लेडीज लोग पार्टिसिपेटिंग नहीं थे, उसमें जितने भी पुरुष लोग हैं, ये पुरुष लोग ही उसमें सहभागी होते थे। और पुरुष लोग ही स्त्री का वेश धारण करते थे। और ये जो नाचा वाला जो प्रकार है, इस नाचा में बहुत सारे हास्य जोकर हुआ करते, रात भर लोग देने वाली जो कला है, ये कला भी आज का
आज का जो आज की जो डेट है, आज की जो समय है, उसमें इस मंडई में होने वाला जो रात का जो नाचा है, ये नाचा भी धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। और उसकी जगह जो भी डांस ग्रुप है, उस ग्रुप ने उस परंपरागत तरीकाओं से जो नाचा पार्टी का जो प्रस्तुतिकरण होता था, ये नाचा पार्टी का जो प्रस्तुतिकरण है, ये प्रस्तुतिकरण भी अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस नाचा में जो भी नकल करते थे, नकल मतलब कोई एक स्टोरी प्रस्तुत करते थे, उस स्टोरी में जो भी उनका प्रस्तुतिकरण इतना खूबसूरत, इतना दिलचस्प होता था कि हम ये नाचा देखते देखते बहुत बार हंसते तो थे ही थे, बट हंसने के साथ साथ हमारे आंखों से बहुत बार आंसू भी निकलते थे। इनका जो प्रस्तुतिकरण है नाचा वालों का, ये नाचा वालों का प्रस्तुतिकरण काफी दिलचस्प होता था, काफी लुभावना होता था। उनका जो म्यूजिक जितने भी बाजा बजाने वालों का एक ग्रुप होता था, और जो नाचा प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, उस नाचा प्रस्तुत करने वाले लोगों के पीछे वाले हिस्से में एक स्टेज होता था। उस स्टेज में बैठकर ये जो वाद्य बजाने वाले जो लोग हैं, ये वाद्य बजाने वाले लोग अपना वाद्य बजाते थे, और उस वाद्य के ताल पर जो नाचा प्रस्तुत करने वाले जो हमारे सगा भाई जो लोग हैं, वो नाचा प्रस्तुत करते थे। उसमें डांस होता था, नकल होती थी, हास्य दृश्य होते थे, और हास्य बजाने हास्य कलाकार जो होते थे उनको जोकर बोलते थे। और हमारे समय में वो छोटू मदन का एक नाचा पार्टी था, हज्जू टोला का, उधर छत्तीसगढ़ में। तो हज्जू टोला का जो वाली जो पार्टी है, ये छोटू नाचा पार्टी भी साथियों मैंने देखी है। बहुत बार मैंने रात रात भर नाच देखने का जो कार्यक्रम है, वो उस कार्यक्रम में मैं हमेशा शामिल होता था। और उसमें सीख बहुत जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ सीखने को मिलती थी। कि उस नाचा पार्टी में जो भी नकल की प्रस्तुति होती थी, उस नकल की प्रस्तुति में जो भी जीत है, वो जीत जो है हमेशा सच्चाई की होती थी। जो भी समाज कंटक जो लोग हैं, एंटी सोशल जो लोग हैं, आज भी समाज में मौजूद है। तो ऐसे एंटी सोशल जो समाज कंटक जो लोग हैं, ये समाज कंटक लोग अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते, उनका कहीं ना कहीं अंत होता है। इसीलिए हमारा जो भारत देश का जो ब्रीद वाक्य है, ये ब्रीद वाक्य है सत्यमेव जयते। तो इस नकल में भी साथियों जो भी सच होता था, उस सच का हमेशा विजय होता था। तो इस नाच की ये एक खासियत थी, और उसमें वो जिंदगी है, इस निजी जिंदगी में उन अच्छे लेसन्स को, अच्छे एटिकेट्स को, अच्छे अपने निजी जिंदगी में भी हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ऐसा इस मंडई के शाम में जो नाचा होता था, उस नाचा का स्वरूप होता था। उसके बाद में एक एक नृत्य प्रकार होता था, एक रेला नाचा, या तो उसको लंबा नाच बोलते हैं। तो ये जो रेला है, लंबा नाच है, ये लंबा नाच ये जो रेला गांव का जो चौक होता है, ये गांव में एक बड़ी बाम्बू की काठी होती थी। उस बड़े काठी के बाम्बू में एक बड़ा सा घुंघरू होता था, और उस घुंघरू से एक विशिष्ट ध्वनि मुद्रित होती थी। तो ये जो लंबा नाच है, ये लंबा नाच या तो रेला नाच हमेशा रात का जो खाना होता है, रात का खाना हुआ, रात का जो डिनर हुआ, तो डिनर होने के बाद गांव के जो भी लोग मीन्स दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, सो ऐसे टाइप के जो लोग हैं, ऐसे टाइप के लोग यहाँ पर गांव के चौक में आते थे, और
और अपने साथी का जो अपने साथी की जो कमर है उस कमर पर हाथ रखकर ऐसे लगभग 20-25 लोगों का एक लंबा एक कतार सी बनती थी। और ये जो कतार में जो होने वाला जो ये नाचा है, ये इसको रेला नाचा बोलते थे हमारे इधर, या तो लंबा नाच बोलते हैं। और ये लंबा नाच जो है साथियों, तो मेरे गांव मेरा गाँव है कोटरा, उस गांव बहुत हमने देखा। वो ये प्रस्तुत करने वाले जो पुराने लोग हैं, ये नाचा प्रस्तुत करने वाले जो कोयतुर लोग हैं, जो भी येंदवालोर मुदियो हातुर, येंदवालोर मुदियो हातुर ते इध रेला नाचा इधर दिसो। हाँ, तो इसलिए साथियों मैं बीच बीच में जो हमारे आदिवासी बोलने वाले जो साथी हैं, तो ये आदिवासी वाले अच्छा साथियों, आज इस समाप्त भी हो मेरे मैंने जो भी देखा है, तो आगे भविष्य में चलकर मुझे अगर से अवसर ये जो समाप्ति की ओर है, तो इनको शब्दबद्ध करने की मैं पूरी कोशिश है। उसके बाद हमारे गांव में एक होता था, पोलो मतलब काम बंद, मीन्स स्ट्राइक। उस तो जो पोलो है, ये पोलो जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूनम होती है साथियों, और एक बार जो तकनीकी व्यवधान है, उस तकनीकी व्यवधान के कारण आपको थोड़ा सा व्यवधान के कारण जो भी असुविधा हुई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और मैं जो पोलो की बात कर रहा था, तो पोलो काम बंद उस दिन पूरे जितने भी मैं जो पोलो नाम का जो प्रकार है, के प्रकार के संदर्भ में मैं बात तो पोलो जो है, तो उसके पहले दिन जो भी गांव का कोतवाल होता था, वो कोतवाल हाका पाड़ता था गांव में कि नाड़ी पोलो मनता कि बोरे काम ते हनमाट। और जो पोलो के दिन जो काम में जाते थे, उनको पनिशमेंट होती थी। उनको जो गांव का पुलिस पाटिल है, वो पुलिस पाटिल उनको कुछ आर्थिक दंड देता था। तो ये जो पोलो है, ये पोलो उस दिन सभी घर के लोग घर में रुकते थे। घर का जो भी सौंदर्यीकरण किया जाता था, उस दिन हमारे जो आंगण को जो मराठीमध्ये त्याला सडा सारवण म्हणतात, उस आंगन की लिपापोती होती थी। उस दिन जो रंगोली डालने वाले छोटी छोटी बच्चियां है, वो रंगोली डालती थी। और ये जो पोलो जो है, तो ये पोलो घर में जो ट्रेडिशन है, घर में रहने की जो परंपरा है, ये परंपरा को पोलो बोलते थे। तो ये पोलो पूर्णिमा के दिन होता था, या तो गांव का कोई व्यक्ति अगर से गुजर गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये पोलो का जो ये प्रकार है, तो ये पोलो का प्रकार यानी घर में रहने का। और कि जो हम हर दिन का जो काम करते हैं, तो ये काम करने के लिए जैसे सरकारी लोगों की जो रविवार के दिन जो छुट्टी होती है, संडे के दिन जो छुट्टी होती है, तो किसान लोगों की तो ऐसी कोई छुट्टी होती नहीं है। तो उनको महीने में उनको उनका जो शरीर है, थका हुआ जो शरीर है, उस थके हुए शरीर को एक रेस्ट मिले,
उसके लिए ये जो पोलो का जो ये प्रैक्टिस है, ये पोलो की प्रैक्टिस आज भी की जाती है। आज भी मेरे गांव में भी पोलो होता है, तो ये देखने को मिलता है। और इन जितने भी परंपराएं है, प्रैक्टिसेस है, इसमें एक दिलचस्प एक जो प्रैक्टिस है साथियों, उसको बोलते हैं खेदा। तो ये खेदा जो है, ये खेदा ये शिकार करने का प्रकार है। इसमें गांव के जो उम्दा लोग हैं, जो शिकार करने के आदी है, जिनको शिकार करने का, तो ऐसे गांव के जो तो इस खेदा नाम का जो प्रकार है, इस खेदा नाम के प्रकार में ये लोग शामिल होते हैं। तो ये खेदा नाम का जो ये प्रकार है, ये प्रकार दिन में भी होता है और रात में भी होता है। तो बहुत बार ये जो खेदा निकालने वाले जो लोग हैं, खेदा करने वाले जो लोग हैं, तो ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, या तो बहुत बहुत बार हमारे गावरानी लैंग्वेज में भी बोलते हैं खेदा काढून के तुझा खेदाच काढीन, तेरा खेदा निकालेंगे। तो इसका एक जो सेंटेंस में इस खेदा नाम का कहीं कहीं ट्रेडिशनली यूज भी होता है। तो इस खेदा में भी शामिल होने वाले जो लोग हैं, तो ये शामिल होने वाले लोग अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है, खेदा के लिए जो भी लगने वाला जो साहित्य है, उसमें एक छोटी सी कुलाड़ी है, या तो जो भी जाली है, या तो जो पंछी पकड़ने वाले जो भी जालियां हैं, ऐसे टाइप के जालियां ये लोग इस खेदा नाम का जो प्रकार है इसमें यूज करते थे। लोग खेदा खेलते थे, और बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारी ऐसी जो जंगली जो चीजें, पशु है, इनका ये जो शिकार करने का जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, सार्वजनिक कार्यक्रम को हमारे जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर का जो एरिया है, उस एरिया में उसको बोलते हैं। और ये खेदा निकालने वाला जो प्रोग्राम है साथियों, ये खेदा निकालने वाला जो प्रोग्राम है, ये भी अभी लगभग ये बंद ही हो जो चुका है। इस खेदा निकाल पुराने हमारे जो कोई लोग है, ये कोई तो लोग भी बहुत सारे लोगों का देहांत हो चुका है। तो ये जो दिलचस्प कहा जाने वाला या सुनने के लिए थोड़ा सा अटपटा लगने वाला जो खेदा नाम का जो प्रकार है, ये खेदा नाम का प्रकार भी अभी नष्ट होने के कगार पर है। जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, ये रीति रिवाज इनको मैंने सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया साथियों। मुझे पता नहीं आपको ये अच्छी लगी या नहीं लगी। थोड़ा सा अगर से अच्छी भी नहीं लगी होगी तो भी थोड़ा सा आप संभालिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो परंपराएं है, ये परंपरा अभी लगभग खत्म होने के कगार पर है। बहुत सारे अभी जो नई पीढ़ी के जो लोग हैं, नई पीढ़ी के लोगों को इन परंपराओं के बारे में ज्यादातर पता नहीं है। सो दूसरा जो पार्ट था साथियों, ये दूसरा पार्ट मेरे प्रदेश की जो कला संस्कृतियां हैं, उस कला संस्कृतियों का की। और अभी लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आदिवासियों के लिए कानूनों का प्रावधान। तो साथियों, मैं कानून का इंसान होने के नाते इस पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा समय देने की था, बट समय भी बहुत ज़्यादा हुआ है। 8:30 के लगभग मैं पिछले 1.5 घंटे से लाइव हूँ। तो भी मैंने आदिवासियों के लिए जो भी कानूनों का प्रावधान है, तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगा साथियों। तो सबसे पहले आदिवासियों के लिए जो कानूनों का प्रावधान है, ये कानूनों का प्रावधान जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कानून क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लॉ है, ये लेजिस्लेशन है, ये कायदा कानून, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट यही से करूंगा कि कानून क्या है। तो कानून साथियों, कानून ये है, लॉ, कानून को हम इंग्लिश में लॉ बोलते हैं।
इंस्ट्रूमेंट, लॉ एक साधन है। ये कौन सा साधन है? विच रेगुलेट्स द ह्यूमन बिहेवियर एंड कंडक्ट। जो लॉ जो है ये साधन कैसा है? पर वर्तणूक है समाज की, जो समाज का जो बर्ताव है उस समाज ये कानून करता है। मतलब लॉ रेगुलेट्स कंडक्ट। तो समाज की जो समाज का जो बर्ताव है, समाज का जो है साधन है। पर जैसा हमारे घर में जो पंखा होता है साथियों, तो ये पंखे का जो रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर को हम क्या करते हैं कि अभी जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हम तेज गति से हम पंखे को चलाते हैं। जैसे जैसे तापमान है, जैसे जैसे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम जो पंखे की स्पीड जो है उसको हम बढ़ाते हैं। मतलब ये जो लॉ है, ये लॉ भी उस पंखे का जो रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटर की तरफ ही ये इस कानून का काम है। तो जैसे आज के डेट में अगर से हम देखते हैं कि जो अभी कोरोना की वजह से जो मास्क पहनने की, हाँ साथियों, अभी कोरोना के चलते जो हेलो मैडम, आप आवाज नहीं आ रहा है, ऐसी कुछ मैडम से शिकायत है। तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ रहा है बीच बीच में। तो अभी जो कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चलते जो मास्क है, मास्क शासन ने मैंडेटरी किया है ये, तो मास्क अगर से हम नहीं पहनते हैं तो कानून की तरफ से हमको दंडित। तो जैसे ही ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो मास्क पहनने की जो मैंडेटरी प्रोविजन है ये खत्म हो जाएगी। तो समाज के जो भी ज़रूरतें हैं, समाज के ज़रूरतों के हिसाब से ये जो लॉ है, हाँ, तो ये जो कानून में जो प्रावधान है, ये कानून के प्रावधान में कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये जो मास्क का अभी ये लगाने की जो कंपल, बट जैसे समाज को बचाने के लिए, समाज को जिंदा रखने के लिए जिन भी जरूरी चीज़ों का जो वहन है, ये वहन करने का जो काम है, ये काम कानून करता है। कानून का जो का मकसद समाज में शांतता, और जो कानून है, शांतता और जो पीस है, कानून समाज में जो भी रहने वाले जो लोग हैं, वो समाज में रहने वाले लोग शांति से रहे, इसी के लिए कानून का सबसे जो बड़ा जो पार्ट है, ये बड़ा जो हम इसको मोटिव बोलते हैं, तो कानून का मोटिव समाज, ये कानून का जो आधार है, इसका जो बेस है साथियों, तो कानून का जो बेस है, कानून का बेस यही है साथियों। मैं 2-3 बार इसको रिपीट करूंगा। 100 गुनहगार छूटे लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना हो। 100 गुनहगार छूटे लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो ये कानून का जो आधार है। हम क्रिमिनल टाइप के जो लोग हैं, जो वो क्राइम करने के बाद भी छूट जाते हैं। बहुत सारे जो
समाज कंटक जो लोग हैं, सोशल जो लोग हैं, वो एंटी सोशल लोगों को भी बहुत बार पनिशमेंट नहीं होती है, ऐसा कुछ हम देखते हैं। तो उस आधार है, ये जो आधार है साथियों, ये आधार यही है कि 100 गुनाहगार छूटे लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो ये सब करने के लिए साथियों हमारा जो भारत का जो कानून है, ये भारत का कानून थोड़ा सा कानून तो है अपनी जगह साथियों, और जो कोर्ट है कानून में बचाने वाले जो कोर्ट में बैठे हुए जो लोग हैं, उन बैठे हुए लोगों की शायद मानसिकता में आज के तारीख में जो इनोसेंट लोग हैं, जो नादान लोग हैं, जिनको लॉ की ज़रूरत है, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो एक न्याय का कानून का आदमी होने के नाते ये बताने के लिए मुझे भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। हमारे भारत में बोला जाता है कि बहुत लंबे होते हैं। हमने फिल्मों में उनके बहुत लंबे हाथ होते हैं, बट साथियों कानून ही इतना लंबा है। तो इसके लिए बहुत सारे जो कारण है, ये बहुत सारे जो रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द injustice on the common people does not found justice in this system। तो ये जो कानून की बात हो रही है, तो कानून का जो आधार है साथियों, तो अभी तक मैंने हमारे आदिवासी संस्कृति के बारे में बोला है। आदिवासी लोग है निसर्ग के, तो निसर्ग के सानिध्य में रहने वाले ही इस धरती के ऊपर का जो है लॉ का जो दूसरे कोई लोग नहीं है, ये लॉ का निर्माण कर है। तो इस आदिवासी लोगों की संस्कृति है, आदिवासी लोगों की संस्कृति के ऊपर हमारा एक लॉ में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम का सब्जेक्ट होता है, ये एक न्याय शास्त्र नाम का सब्जेक्ट होता है। इस न्याय शास्त्र के सब्जेक्ट में हम एक नेचुरल लॉ थ्योरी पढ़ते हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी का मतलब होता है नैसर्गिक जो सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है। नैसर्गिक सिद्धांत का निर्माता दूसरा तीसरा कोई नहीं है। इसका निर्माण करने वाला जो कोई अगर से आदमी है वो पृथ्वी के अंदर, तो वो आदिवासी है। इस नेचुरल लॉ थ्योरी के अंदर, इस नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसमें मतभेद को कोई चांस नहीं है, इसमें जाति भेद को कोई चांस नहीं है, इसमें नो डिस्क्रिमिनेशन है। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब दूसरे पर्सन को मतभेद के तरफ इस नेचुरल लॉ के थ्योरी के हिसाब से उस समाज में इक्वालिटी है। तो साथियों जिस समाज में मतभेद नहीं है, जिस समाज में इक्वालिटी है, तो उस समाज में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होगा। तो इस नेचुरल लॉ थ्योरी की जो थ्योरी का जो इम्पोर्टेंस है, इस नेचुरल लॉ थ्योरी का जो महत्व है, वो महत्व सबसे पहले इस अंदर जो निर्माण करने वाले जो लोग हैं, वो निर्माण करने वाले लोग हमारे आदिवासी भाई हैं। और उस आधार पर ये नेचुरल लॉ की थ्योरी हम न्याय शास्त्र के आधार पर, न्याय शास्त्र के एक सब्जेक्ट में, हमारे लॉ में एक ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम का ये सब्जेक्ट होता है। इस ज्यूरिस्प्रूडेंस नाम के सब्जेक्ट में हम नेचुरल लॉ थ्योरी पढ़ते हैं। और हम जब इतिहास का एक रिव्यू करते, अश्व युग नाम का एक युग हुआ। अश्व युग में जो लोग हैं, ये लोग निसर्ग के सानिध्य में रहते थे। उस निसर्ग के सानिध्य में रहते हुए उन लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है। आधार लेते थे, बड़ी बड़ी जो भी गुफाएं हैं उस गुफाओं का आधार लेते थे। तो उसका जो जिक्र है, उसका जिक्र इस नेचुरल लॉ थ्योरी में हमको देखने को मिलता है। इस थ्योरी के हिसाब से उस समाज में एक व्यक्ति दूसरे के जो भी
जो लोग हैं वो शांति, तो इस नेचुरल लॉ थ्योरी का जो निर्माण करता है, ये निर्माण करता साथियों हमारा आदिवासी भाई है, हमारा आदिवासी समाज है, हमारा कोयतुर जन लोग है। दूसरा जो पार्ट है हमारे कानून का जो आधार, मैं कानून के आधार बता रहा हूँ, दूसरा जो पार्ट है ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। नेचुरल जस्टिस मतलब नैसर्गिक न्याय। तो ये भी जो थ्योरी है साथियों, ये नैसर्गिक न्याय की जो थ्योरी है, ये नैसर्गिक न्याय की थ्योरी भी हमारे जंगलों में बसने वाले जो भी हमारे आदिवासी कोयतुर भाई बहन है, उनके जीवन पद्धति जो है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल के आधार पर ही ये नेचुरल जस्टिस की जो थ्योरी है, ये नेचुरल जस्टिस की थ्योरी हमारे अदालतों में पाई जाती है। तो इस नेचुरल जस्टिस की जो थ्योरी है साथियों, इस ये लैटिन मैक्सिम से ये नेचुरल जस्टिस बनता है। इसमें पहला जो लैटिन मैक्सिम है, एसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा, नेमो डिबेट इसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा मीन्स नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन केस। तो इसका मतलब ये होगा साथियों कि जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति का वाद, जो वाद व्यक्ति है वो जज नहीं बन सकता। अगर से वाद है, पर्सन विल बी ऑफ जज मीन्स दो पार्टियों में से कोई भी जो इंसान है, वो इंसान जज का काम नहीं करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि दो पार्टियों का अगर से वाद है, तो उस वाद को सुलझाने के लिए, उस वाद को सुलझाने वाला जो तीसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति जज रहेगा। इसका ये नेचुरल जस्टिस का ये पहला सिद्धांत यही है, नेमो डिबेट इसे जुडेक्स इन प्रोपरिया कॉजा मीन्स नो वन शैल बी जज इन हिज ओन केस। अपने हम खुद जज का काम नहीं कर सकते, उसके लिए थर्ड पर्सन को ही हम जज का काम दे सकते हैं। इस नेचुरल जस्टिस का जो दूसरा पार्ट है अल्ट्रम पार्टम। आरडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है कि किसी पार्टी को, किसी वादग्रस्त पार्टी को उसकी बाजू सुने बगैर हम उसको शिक्षा नहीं दे सकते, उसको पनिश नहीं कर सकते। मीन्स नो पार्टी शुड बी पनिश्ड अनहर्ड मीन्स दूसरे पार्टी को अपने पक्ष रखने का जो मौका है, ये मौका देने का जो प्रावधान है, ये मौका देने का प्रावधान इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल आधार पर किसी भी व्यक्ति को पनिशमेंट देने से पहले, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने से पहले उनको अपनी बाजू रखने का जो मौका है, इस अपनी बाजू रखने का मौका देने का जो प्रिंसिपल है, उस मौका देने वाला जो प्रिंसिपल है वो ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम बोलते हैं। मीन्स किसी को पनिशमेंट देने से पहले उसको पक्ष रखने का जो मौका है, ये पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है साथियों, ये सिद्धांत भी हमारे आदिवासी लोग परंपराओं में ये जो नेचुरल जस्टिस का पार्ट गांव में जो न्याय व्यवस्था होती है, उस न्याय व्यवस्था में भी नेचुरल जस्टिस की प्रैक्टिस जैसी की वैसी पाई जाती है। तो हमारे जो भी आदिवासी सगा भाई है, हमारे जो कोयतुर भाई है, वो अपने गांव के अंदर लॉ एंड प्रैक्टिस, ये जो नेचुरल जस्टिस आज भी तो ये पाई जाती ही है। ये हम अदालतों में जितने भी सारे लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते, जो भी लीगल प्रोसेस होती है, कोर्ट में चलने वाली जो लीगल प्रोसेस होती है, उस लीगल प्रोसेस में ये नेचुरल जस्टिस का पार्ट एज इट इज वकील लोगों पढ़ता है। वकील लोगों है प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर कोड है। तो ये जो सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर,
ये प्रोसीजर जब जज के सामने जो वकील है रखते हैं, नेचुरल जस्टिस का जो पार्ट है ये पार्ट एज इट इज जैसे वैसे वहाँ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है या तो वहाँ उसको फॉलो किया जाता है। तो ये कोर्ट के जो नेचुरल जस्टिस है, हमारे पुरखे, हमारे जो आदिवासी सगाजन है, ये आदिवासी सगाजन हमारे गांव में जो भी न्याय व्यवस्था है, स्थानिक लेवल पर जो न्याय व्यवस्था होती है, उसमें भी ये नेचुरल जस्टिस का जो हिस्सा है ये पाया जाता है। और अंतिमतः लास्ट है कानून का जो आधार है ये रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ जो है, ये रूल ऑफ लॉ को हम कानून का राज बोलते हैं, याला मराठीमध्ये कायद्याचे राज्य म्हणतात। तो ये कानून का जो राज है, ये कानून का राज, इसमें कानून को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है साथियों, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल ऑफ लॉ पर रखा जाता है, मीन्स नो लॉ। दो प्रिंसिपल होते हैं, उस दो प्रिंसिपल के अंदर पहला जो प्रिंसिपल होता है इज अबाउ द लॉ, मीन्स इंसान है, वो राजा रहे या रंक रहे, वो गरीब रहे या अमीर रहे, वो धनी जो किसान रहे या जो भी रहे, तो वो कानून के सामने वो एक इंसान ही रहेगा और कानून ही सबसे बड़ा होगा। तो रूल ऑफ लॉ का पहला जो सिद्धांत, पर्सन इज अबाउ द लॉ, मीन्स कानून के समक्ष कोई बड़ा नहीं है, मीन्स कानून ही सबसे ऊपर है। कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा होगी, कानून को अगर से तो ही आप समाज में अच्छे से रह पाएंगे। तो इसलिए ये रूल ऑफ लॉ का जो महत्व है, ये रूल ऑफ लॉ का महत्व बहुत ज़्यादा है साथियों। और रूल ऑफ लॉ के अंदर दूसरा जो तत्व है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स जो कानून है वो कानून सभी के लिए समान है। पहले प्रिंसिपल में हमने देखा कि कानून सबसे ऊपर है, और दूसरे प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून के समक्ष सभी, कोई कानून किसी के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये जो ये आदिवासी पुरखा लोग हैं, हमारे जो भी पुरखे लोग हैं, ये पुरखे लोग हमारे समाज में एक व्यवस्था प्रस्थापित करने के लिए, समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये रूल ऑफ लॉ का फॉलो करते थे। और उसी के आधार पर हमारे भारत का जो संविधान बना है, ये संविधान सारे के सारे जो कानून की जो की उत्पत्ति और संविधान के जो 13 है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि एनी लॉ विच इज इनैक्टेड विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया शुड नॉट बी वायलेट द सिंगल आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, इस फंडामेंटल राइट्स के पार्ट को उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून इस भारत वर्ष के अंदर नहीं बनना चाहिए। मतलब भी संविधान बनने के पहले जो भी परंपरा हमारे भारतवर्ष के अंदर तो परंपराएं थी, तो वो बुरी परंपराएं 13 है, उस आर्टिकल 13 के तहत जो भी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के तहत उन सारे के सारे जो भी कानून है जो हमारे समाज को एक बुरे इसमें लेके जाने वाले जो कानून है, ऐसे कानूनों का जो समाप्ति है, वो समाप्ति आर्टिकल 13 आर्टिकल के साथ वो प्रैक्टिस खत्म कर दी। उसके साथ साथ जो हमारे
समाज में जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था के लिए आर्टिकल 17 नाम का जो कलम है उसमें अबॉलिशन ऑफ अनटाइटल, जो अस्पृश्यता का निर्मूलन करने वाला जो कानून है। तो ऐसे बहुत सारे जो कानून है, ऐसे कानून जो हमारी समाज व्यवस्था को न्याय नहीं दिला पाते थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, तो ऐसे जो कानून है, ऐसे कानून इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही, इस संविधान के साथ ही खत्म कर दिए गए। और उसकी वजह से हमारा जो समाज है, हमारे समाज को साथियों है कि विस्थापन के नाम पर जंगल से साथियों फॉरेस्ट एक्ट है, उस फॉरेस्ट एक्ट में ऐसी कुछ आदिवासी रहे हैं, जल, जमीन और जंगल का जो संरक्षण करने वाले जो लोग, ये लोग परिसर का जो भी जल, जमीन, जंगल है, इस जंगल को एरिया है, उस एरिया में आम लोग जो है, बाहर के लोग वो जा नहीं सकते, उसके लिए भी ये फॉरेस्ट एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है। तो मेरे साथियों को मेरा निवेदन है कि जो फॉरेस्ट एक्ट की जो भी तरतूद है, वो तरतूद मुझे समय के हिसाब से तो यहाँ बताना थोड़ा सा नामुमकिन सा लग रहा है। तो और आदिवासियों के लिए जो भी का मैं यहाँ कानून होता था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, तो ये पोटा नाम के कानून में पुलिस लोगों को ऐसे राइट्स दिए गए थे कि जो भी जंगल में आदमी दिखा कि उसको शूट कर दो। तो इसके वजह से साथियों, जो हमारे जंगलों में हमारे साथियों, ये जो तकनीकी जो भी एब्स्ट्रैक्टल्स आ रहे हैं, तकनीकी जो खराबी आ रही है, तो उसके लिए मैं अपनी बात ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ। जो लुबाडनू का कर रहे हैं, इसके लिए मैडम जो लैंड लॉ का जो कानून होता है, आदिवासी लोग खरीद नहीं, प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस सभी के सभी यहाँ बताना तो नामुमकिन है, बट किसी भी आदिवासी की जमीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। इसके लिए जो कानून है, उस कानून को हम लैंड लॉ बोलते हैं। तो साथियों, मेरे तरफ से जो भी आदिवासियों के लिए जो कानून थे, तो उस कानूनों का थोड़ा सा मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। ऑफ इंडिजिनस पीपल, तो राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल मतलब जो आदिवासियों के लिए, जो आदिवासियों के जो राइट्स है, ये आदिवासियों के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस ने भी इनिशिएटिव लिए हैं। आदिवासी जो लोग हैं, ये आदिवासी लोग वल्नरेबल ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप होता है कि जिनको स्पेशल सुरक्षा की जरूरत है, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को जो ह्यूमन राइट्स का जो पार्ट है, ह्यूमन राइट्स के पार्ट में हम उनको इंडिजिनस पीपल बोलते हैं। और इंडिजिनस पीपल को उनकी एक लाइफ स्टाइल वो अलग रहती है, उनकी जीवन जीने की जो शैली है, ये जीवन जीने की शैली बाकी के लोगों से अलग होती है। तो जीवन जीने की जो ट्रेडिशन है, उन ट्रेडिशनों का प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये प्रोविजंस हमारे अलग अलग एक्ट्स में हम देख। इसके लिए एक एक्ट बना है, बायोलॉजिकल
डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो एक्ट है, ये एक्ट के नाम से ही पता चलता है उस अलग शरीर की जो बनावट है, शरीर का जो भी उनकी रचना होती है, वो रचना उनके अलग ही प्रोटेक्शन आउटसाइडर्स लोगों के में अतिक्रमण ना करे, इसके लिए डाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2008 बनाया गया है। और पेशा एक्ट के बारे में तो हमारे बहुत सारे जो पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज है जो है, तो इसके बारे में बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन करने का जो राइट मिला है, उसको हम पेशा के नाम से जानते हैं। और लास्ट टाइम साथियों, मैं जो पोटा का जो जिक्र कर रहा था, उस पोटा में ऐसी क्वेश्चन थी कि जो भी आदिवासी लोग जंगलों में घूमने वाले जो लोग हैं, उस घूमने वाले लोगों को शूट आउट करने का जो प्रावधान था पोटा में, तो पुलिस लोगों को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर्स दिए थे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मकोका नाम का जो एक्ट आया, महाराष्ट्र कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट एक्टिविटीज। तो ये जो एक्ट है, तो ये एक्ट में ये जो पोटा में जो पुलिस लोगों, ये जो एक मको पुलिस लोग वो खत्म कर दिए गए, और उसके वजह से हमारे जो आदिवासी जो लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग जो जंगल से घूमते, संकलन का जो काम होता है, या तो जंगलों में जो सूखा मेवा जो है, वो सूखा मेवा कलेक्ट करने के लिए भी हमारे आदिवासी जो लोग जंगलों में घूमते रहते हैं, तो उनको बहुत बड़ा पोटा नाम का जो एक्ट था, ये समाप्त कर दिया गया है। तो उसके साथ ही हमारे जो आदिवासी लोगों के जो राइट्स है, ये आदिवासी लोगों के जो राइट्स है, ये प्रोटेक्ट करने का काम हमारे ने किया है। तो अभी जाते जाते साथियों, हमारे आदिवासी लोगों के लिए तो और बहुत सारे जो फॉरेस्ट एक्ट यहाँ संभव नहीं है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, तो ये प्रोविजंस बहुत सारे हैं। तो ये इस प्रोविजंस का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, समय भी काफ़ी हुआ है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, तो ये प्रावधान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो सामाजिक आर्टिकल्स है, सोशल आर्टिकल्स है, इसमें आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 14 स्पीक्स अबाउट द इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स किसी भी पर्सन को उसका धर्म है, उसका वंश है, जाति है, उसका जो जन्म जो ठिकान है, उसके हिसाब से हम उसको मतभेद नहीं कर सकते, उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(4) स्पीक्स अबाउट एनी सोशली एंड about equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or employment to any office under the state। तो स्टेट में इक्वलिटी के आधार पर इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्लास 4 इस 16(4) के अंदर द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन which in the opinion of the state is not the adequately represented in the service under the state। तो ये जो आर्टिकल 16(4) वाला जो हिस्सा है साथियों, ये आरक्षण का जो हिस्सा है, ये काफ़ी संवेदनशील हिस्सा है। आज भी ये हमारे
साथियों को आरक्षण मिलता है तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आहत होती है। उनको लगता है कि आरक्षण की वजह से ये लोग सामने बढ़ रिजर्वेशन प्रोविजन फॉर दी ब्रेड ओनली। तो रिजर्वेशन ये रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करने का ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन आर्टिकल 16 सब क्लास 4 में दिया गया है। सो ऐसे बहुत सारे जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में भी पाए जाते हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स में भी पाए जाते हैं। Speaks about reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in House of People। जो लोकसभा में जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के जो प्रावधान करने वाला जो आर्टिकल, तो इस तरह के बहुत सारे जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका प्रावधान किया गया है। और आदिवासी लोग जिस राज्य में रहते हैं, ऐसे राज्य के लिए स्पेशल, जैसे नागालैंड जो है, नागालैंड आर्टिकल 371 ए, आर्टिकल 371 ए से लेकर एच तक जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ आसाम, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इन जो संभागों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो साथियों, आज के दिन मुझे जो भी विषय लगे कि आदिवासी कला संस्कृति, और मेरा जो भी दिलचस्प लगने हल्की सी कोशिश की है, ये शायद आप लोगों तक पहुंचने व्यवधान आ रही थी बीच में, तो उस तकनीकी व्यवधान के कारण बहुत बार जो ध्वनि है ये डिस्कनेक्ट हो रही थी। तो भी मैं अपनी बात आप तक रखने की कोशिश की, और गोंडवाना दर्शन के जितने भी मेंबर्स हैं, इन अपनी बात रखने का जो अवसर दिया, उनका आभारी हूं। और मेरी बात आपको